हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़ी कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली के लिए राहत की खबर। कोरोना वायरस एक्टिव मामले हुए 10,000 से कम, 12,087 मरीज 24 घंटे में हुए ठीक। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली में मंगलवार को कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या कम हो रही है। इसी बीच राजधानी के लिए राहत की एक बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मामले 10,000 से कम हो गए हैं। एक्टिव मामलों की संख्या 9,364 हो गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या यहाँ 31 मार्च के बाद सबसे कम है। पिछले 24 घंटों में 1287 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। अब तक ठीक हुए कुल मरीजों की संख्या 13,93,673 हो गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों कोरोना के 576 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 14,27,439 हो गई है। 73,451 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है। 24 घंटों में 103 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद मरने वालों का कुल आंकड़ा 24,402 हो गया है। दिल्ली के लिए एक अच्छी खबर है कि पॉजिटिव रेट भी गिरावट जारी है। पिछले 24 घंटों में पॉजिटिव रेट 0.78% रहा। वही अगर मंगलवार की बात करें तो 623 नए मामले सामने आए थे, जो कि 18 मार्च के बाद सबसे कम थे। वही एक्टिव मामले 10,178 थे। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा रद्द करने का फैसला पहले लेना चाहिए था। 15-20% बच्चे चाहेंगे ये एग्जाम, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया। दरअसल आपको बता दें, सीबीएसई बोर्ड परीक्षा रद्द किए जाने पर दिल्ली डिप्टी सीएम एवं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह फैसला देरी से लिया गया है, पहले लिए जाना चाहिए था। 12वीं के बच्चे लगातार इस बात का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये कक्षाएं फरवरी तक खत्म हो जा रही थी, वह अनहित चल रही थी। इस समय बच्चे अब तक कॉलेज पहुंच जाते थे। उनके मन में डर था कि अगर सरकार नहीं मानी और परीक्षा कराई गई तो रिस्क हो सकता है। दिल्ली के डिप्टी सीएम शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने TV9 भारत के विस्तार से चर्चा की। स्वास्थ्य और करियर दोनों प्राथमिकताएं हैं, दोनों में कोई कंपटीशन नहीं है। सबसे पहले हमने बच्चों का स्वास्थ्य देखा। अगर बच्चे पिछले 2 से 3 साल के आकलन के आधार पर नतीजे से असंतुष्ट है तो परिस्थितियों के ठीक होने के बाद वे एग्जाम दे सकते हैं। कोविड मैनेजमेंट को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने की वरिष्ठ डॉक्टरों की याचिका खारिज, लगाया 5,000 रुपए का जुर्माना। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश के खिलाफ दायर अपील को खारिज करते हुए कहा कि अगर कोई कोविड मैनेजमेंट ड्यूटी करने से मना करे तो जरूर वह व्यक्ति अपने पद के लिए उचित नहीं होगा। दरअसल कुछ वरिष्ठ डॉक्टरों ने दिल्ली सरकार के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि कोरोना मरीजों के इलाज के लिए एलोपैथिक और गैर एलोपैथिक डॉक्टर के साथ जूनियर और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों को भी एक ही श्रेणी में रखा गया है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से दिल्ली सरकार के इस फैसले को रद्द करने की मांग की थी। याचिका डॉक्टर का तर्क था कि कोरोना मरीजों के इलाज के लिए एलोपैथिक और गैर एलोपैथिक डॉक्टर के साथ जूनियर और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों को एक ही श्रेणी में रखने से मरीजों की जान खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि जूनियर डॉक्टर कोरोना मरीज का इलाज उस तरह से नहीं कर सकते जिस तरह से वरिष्ठ डॉक्टर कर सकते हैं। उन्होंने हाईकोर्ट से कहा था कि दिल्ली सरकार के इस फैसले से प्राथमिक व्यवस्था चरमरा जाएगी और उसका नकारात्मक असर पड़ेगा। सुनील कुमार को स्कूटी देने वाली महिला खिलाड़ी से होगी पूछताछ, FIR दर्ज कर सकती है दिल्ली पुलिस। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली के छात्राशाला स्टेडियम 4 मई को हुई पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस का शिकंजा कसता हुआ जा रहा है। पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में फंसे ओलंपिक विजेता सुनील कुमार की करीबी महिला खिलाड़ी से दिल्ली पुलिस पूछताछ कर सकती है। पुलिस अब क्राइम ब्रांच सुनील कुमार के खिलाफ मोबाइल फुटेज एवं गवाहों के बयान के आधार पर जांच करेगी। दिल्ली पुलिस की जांच में पता चला था कि जब स्पेशल सेल ने सुनील एवं अजय को गिरफ्तार किया था, तब वो स्कूटी के मुंडका इलाके में घूम रहे थे। यह स्कूटी सुनील की महिला मित्र की थी, जो राष्ट्रीय स्तर की हैंडबॉल खिलाड़ी है। अब पुलिस महिला खिलाड़ी से भी सुनील की मदद करने के आरोप में नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुला सकती है। दिल्ली में 13 साल बाद पारा सामान्य से 10 डिग्री नीचे गिरा। जून में अब तक का सबसे बड़ा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। दरअसल आपको बता दें, राष्ट्रीय राजधानी मंगलवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 10 डिग्री तक 17.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यह जून में अब तक का सबसे कम न्यूनतम तापमान है। मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि दिल्ली में अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो कि सामान्य से 7 डिग्री कम है। IMD में क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली में बारिश, गरज और तेज हवाओं के कारण मंगलवार को जून महीने का अब तक का सबसे कम न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी में 17 जून 2006 को न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। शहर में मंगलवार सुबह 8:30 बजे तक खत्म हुए 24 घंटों में 15.6 मिमी बारिश हुई है। दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी पर संकट, इस बड़ी वजह से सरकार के फैसले पर लटक सकती है तलवार। दरअसल आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी के लिए दिल्ली सरकार ने अखबारी नियमों में संशोधन कर होम डिलीवरी की अनुमति दे दी है। सरकार ने मंगलवार को अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि जल्द ही दिल्ली वासी मोबाइल ऐप या वेबसाइट के माध्यम से शराब की होम डिलीवरी के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। हालांकि ऐसा फिलहाल नहीं हो सकता है। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार की अधिसूचना के हिसाब से दिल्ली में
A13 लाइसेंस होम डिलीवरी कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली में न तो कभी किसी को पहले A30 लाइसेंस दिया गया है और न ही अभी किसी के पास है। ऐसे में जब तक सरकार A30 लाइसेंस का नियम नहीं बनाती और ये विक्रेताओं को नहीं मिलता, तब तक दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी शुरू होना मुश्किल है। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें इसी तरह से मिलते रहे। सरकार की वैक्सीन पॉलिसी पर दिल्ली सरकार ने उठाए सवाल, कहा युवाओं को बचाए, 80 साल वाले बुजुर्ग अपनी जिंदगी जी चुके हैं। जी दरअसल आपको बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की कोरोना टीकाकरण नीति पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए सुझाव दिया कि युवाओं को बचाना चाहिए, क्योंकि वे देश का भविष्य हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि यह टीकाकरण संतोषजनक प्रणाली नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि दवा देते समय यह ध्यान रखा जाए कि जिनके जीवन रहने की बेहतर संभावना है, उन्हें एवं कम आयु वर्ग के लोगों को उन वृद्धों की तुलना में प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिन्होंने अपनी जिंदगी जी ली है। न्यायमूर्ति वीपी सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि केंद्र अपनी नीति में यह अपवाद कर सकता है कि जो शीर्ष पदों पर राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं और जिनकी सुरक्षा उनकी अहम भूमिका के चलते जरूरी है, उन्हें यह दवा दी जाए। खुलासा, गिरफ्तारी से पहले बातचीत के लिए टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल कर रहा था सुनील कुमार। जी दरअसल आपको बता दें, दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 4 मई को हुई पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में फंसे ओलंपिक विजेता सुनील कुमार गिरफ्तारी से पहले टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल कर रहा था। क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तारी के दौरान सुनील कुमार किसी दूसरे से फोन पर बातचीत करने के टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल कर रहा था। सुनील कुमार टेलीग्राम ऐप पर कॉल करके कई लोगों से बातचीत की थी। 17 दिन फरार होने के दौरान वो एक बिना सिम वाला फोन भी इस्तेमाल कर रहा था, जिसमें इंटरनेट के डोंगर का इस्तेमाल कर रहा था, जिसके टेलीग्राम के जरिए कॉल कर सके। इसके अलावा क्राइम ब्रांच उस फ्लैट के पेपर भी जाँच कर रही है जो सुनील कुमार ने अपनी पत्नी के नाम पर खरीदा है। नोएडा सेक्टर 49 में महिला और पुलिस ने गोली मारकर की आत्महत्या मामले की जांच में जुटी पुलिस। जी दरअसल आपको बता दें, नोएडा के सेक्टर 49 में मंगलवार को एक कमरे के अंदर एक पुरुष और एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। घटना थाना सेक्टर 49 नोएडा क्षेत्र के अंतर्गत गांव, जहां एक महिला और पुरुष ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं एडिशनल कमिश्नर लव कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टि ऐसा प्रतीत होता है कि पुरुष ने खुद को मारने से पहले महिला की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। साथ ही कहा कि हम उनके बीच संबंधों का पता लगाने के लिए उनके परिवार से संपर्क कर रहे हैं। नाबालिग से रेप करने के आरोप में मौलवी गिरफ्तार, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जेल। जी दरअसल आपको बता दें, उत्तर पूर्वी दिल्ली की एक मस्जिद में पानी लेने गई एक नाबालिग लड़की से रेप के आरोप में पुलिस ने एक 48 साल के एक मौलवी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ये घटना रविवार शाम की है। लड़की ने घर लौटकर अपने माता पिता को पूरी घटना बताई। पुलिस के अनुसार परामर्श देने के बाद लड़की को मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाया गया। वहीं लड़की के माता पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बेटी पानी लेने मस्जिद गई थी, जहां मौलवी ने कथित रूप से उनके साथ रेप किया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपी पर भारतीय दंड संहिता और पॉस्को कानून की समेत धाराएं लगाई गई है। सोमवार सुबह मौलवी को गरियाबंद के लोनी से गिरफ्तार कर लिया गया है। समय पर जारी होगा 12वीं का रिजल्ट, सीबीएसई के सचिव ने दी जानकारी। जी हां, दरअसल आपको बता दें, सीबीएसई सचिव अनुराग त्रिपाठी ने कहा कि सीबीएसई कक्षा 12वीं के परिणाम कॉलेज और विदेशी विद्यालयों में प्रवेश पाने वाले छात्रों के लिए समय पर घोषित किए जाएंगे। साथ ही कहा कि आमतौर पर प्रवेश अगस्त से शुरू होते हैं और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि परिणाम समय पर घोषित किए जाएंगे। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है, तो ऐसे छात्रों को मूल्यांकन को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ओडिशा कैदियों में तेजी से बढ़े कोरोना के नए मामले, जिलों में बदली जाए सरकारी इमारतें, हाईकोर्ट का सुझाव। जी दरअसल आपको बता दें, ओडिशा के जिलों में बंद कैदियों में कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। ऐसे में ओडिशा हाई कोर्ट ने कहा है कि जिलों में भीड़ भाड़ तुरंत कम करने की जरूरत है। इसके लिए कोर्ट ने सुझाव दिया कि राज्य की दूसरी लहर सरकारी इमारतों को भी जेल में बदल दिया जाएगा, ताकि कुछ कैदियों को वहां शिफ्ट किया जा सके। जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने महसूस किया कि राज्य की कम से कम 6 जिलों में जरूरत से ज्यादा भीड़ है। कोर्ट ने कहा कि इसमें फुलबानी में जिला जेल, पद्रा में विशेष उप जेल और जजपुर, नारायणपुर, पराखेड़ी में मलकागिरी की उप जेल शामिल है। वहीं भद्रक स्पेशल सब जेल में स्थिति खास तौर पर सबसे विकट है, जहां कैदियों की क्षमता है, मगर फिलहाल वहां 430 से ज्यादा कैदी बंद हैं। श्रीलंका के तट के पास डूब रहा खंडहर जहाज 25 टन के केमिकल के समुद्र में भरने का मंडरा रहा खतरा, सरकार की बड़ी चिंता। जी दरअसल आपको बता दें, बताया गया कि अगर जहाज पूरी तरह से डूब गया तो सैकड़ों टन इंजन ऑयल समुद्र में लीक हो जाएगा। इससे समुद्री जीव प्रभावित हो सकता है। श्रीलंका और भारत की नौसेना ने पिछले दिनों से मिलकर आग बुझाने और जहाज को टूटने और डूबने से रोकने के प्रयास के तहत काम किया है, लेकिन विभिन्न समुद्री हालातों और मानसूनी हवाओं ने ऑपरेशन में बाधा डाली है। श्रीलंका नौसेना प्रवक्ता कैप्टन इंडिका सिल्वा ने BBC के कहा कि जहाज डूब रहा है। समुद्री प्रदूषण को कम करने के लिए जहाज को डूबने से पहले गहरे समुद्र में ले जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जहाज का पिछला हिस्सा आग लगने की वजह से बह गया है। केंद्र सरकार के कारण बताओ नोटिस पर बोली ममता बनर्जी, अल्पांग बंदोपाध्याय पर हर कदम पर दूंगी साथ। जी दरअसल आपको बता दें, केंद्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार अल्पांग बंदोपाध्याय को
कौन से नोटिस जारी किए जाने और उनके 3 दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश देने का बंगाल के सीएम ममता बनर्जी उनके पक्ष में उतरी है। बुधवार को ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि बंगाल सरकार बंदोपाध्याय का हर कदम पर साथ देगी। बता दें कि 2 दिन पहले ही केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली तलब करने के आदेश को अस्वीकार करते हुए पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्य सचिव वल्लभन बंदोपाध्याय से रिटायरमेंट लेने का फैसला लिया था। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो की जानकारी आपको शुरू लाइक कीजिए। दोस्तों दिल्ली निवासी चैनल को सब्सक्राइब, दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबर आपको इसी तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।